जय हिंद दोस्तों। हम डिस्कस कर रहे थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये आज हमारा तीसरा सेशन है। तीसरे सेशन में आज हम जो करने वाले हैं, जो हमने कल किया था उसी का कंटिन्यूइंग प्रोसेस होगा। और आज हम कुछ पैसेज का और प्रैक्टिस करेंगे और हम देखेंगे कि उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको हम कैसे मेंटेन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि कल जो हमने सेशन किया था उससे आप लाभान्वित होंगे, आपको उससे बेनिफिट मिला होगा। ठीक है, कि कैसे डिफ़िकल्ट पैसेज को हम डील करते हैं, क्वेश्चंस को कैसे समझते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें कल हमने देखी हैं। अब उसी कंटिन्यूएशन में हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा पैसेज है वो आपके सामने है। पैसेज हमारे सामने है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पैसेज के अंदर जो की फीचर्स हैं या जिनको हम मेन इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, हमेशा की फीचर्स को हमेशा अंडरलाइन कर लीजिए। ये आपको मदद करता है, आपको पैसेज को समझने में इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, और जब हम की फीचर्स हमारे माइंड में रहते हैं जिनके ऊपर वो पैसेज बेस्ड है, तब हमें क्वेश्चंस को डील करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो हम आज कल हमने देखा था, हम पहले पैसेज पढ़ रहे थे फिर हम क्वेश्चन पे जा रहे थे। आज हम देखते हैं कि क्या हम पहले क्वेश्चंस में से कुछ ऐसी चीज़ हैं जिनको हम एलिमिनेट कर सकते हो, या अगर हम क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हैं तो हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। तो आज हम देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, फिर हम पैसेज पर आएंगे। द पैसेज सप्लाइज इंफॉर्मेशन फॉर आंसरिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग एल्यूमिनस मिनरल्स एक्सेप्ट। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चंस को रीड करते हैं, अगर उस क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऐसा वर्ड जैसे नो, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, एक्सेप्ट, बट, ऐसे जो वर्ड हैं उनको हमेशा पहले माइंड में रखिए, उनको हमेशा सबसे पहले हाईलाइट कीजिए। क्योंकि हम पैसेज को जब पढ़ रहे होते हैं तो पैसेज को पढ़ते पढ़ते हमारा माइंड कभी कभी बायस्ड हो जाता है, और इस बायस्ड अप्रोच की वजह से हमारे जो क्वेश्चंस हैं हम सही समझ रहे होते हैं, हमें लगता है हम आंसर सही कर रहे हैं, लेकिन हम ठीक आंसर ना देकर गलत आंसर कर देते हैं। और वो हम इसलिए कर देते हैं क्योंकि कुछ पर्टिकुलर डिमांड होती है क्वेश्चन की, उस पर्टिकुलर वर्ड पर हमारा फोकस नहीं रहता है, और जिसकी वजह से हम क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड उसमें बायस्ड हो जाता है। जैसे व्हाट परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इन द अर्थ क्रस्ट इज द फॉर्म ऑफ बैक्साइट, और फिर कहता है कि आर एल्यूमिनियम बियरिंग नॉन बैक्साइट मिनरल्स प्लेंटीफुल, डू लार्ज क्वांटिटीज ऑफ बैक्साइट एग्जिस्ट, आर एल्यूमिनस हाइड्रेटेड ऑक्साइड फाउंड इन रॉक्स। पहली चीज, अगर कभी क्वेश्चन को हमें समझना है, जैसे मान लीजिए इसमें एक वर्ड आया नॉन बैक्साइट, क्लियर है, तो नॉन बैक्साइट से संबंधित अगर कहीं पैसेज में लिखा गया है तो उसको वेरीफाई करने में आपको बड़ी मदद मिलेगी। ठीक, अगर पैसेज में कहीं नॉन बॉक्साइड मिनरल्स के बारे में मेंशन है तो वहां से संबंधित इंफॉर्मेशन को आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, तो आप फिर क्वेश्चंस की डिमांड को अच्छे ढंग से समझ लें। अगर क्वेश्चन की डिमांड उसको वेरीफाई करने में आपको आसानी हो जाती है, और यदि आपने अपना क्वेश्चन वेरीफाई कर लिया तो फिर आपकी समस्या खत्म हो जाती है, एलिमिनेशन से हमारे लिए आसान हो जाता है। डू लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ बैक्साइट, अगर कहीं ऐसा वर्ड लिखा हो तो उसको देख लें, और एल्यूमिनस हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऐसा वर्ड कोई लिखा हो तो उसको देख लें। ठीक है, फाउंड इन रॉक्स, क्लियर, तो रॉक्स है। इसका मतलब ये हो गया कि पैसेज में एक टेक्निक ये भी है कि ऑप्शंस के अंदर या क्वेश्चन के अंदर या ऑप्शंस के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर कोई फ्रेज या कोई लाइन या पूरा सेंटेंस कुछ ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि जो हमें एक्सप्लिसिट मिल सकता है, कैसा लिखा होना चाहिए, वो लिखा होना चाहिए कि क्या वो एक्सप्लिसिट है। अगर वो एक्सप्लिसिट मेंशन है, ठीक है ना, एक्सप्लिसिट मेंशन है, तब हमें दिक्कत नहीं होती, हमारे लिए ये आसान हो जाता है। तो इसको भी हम करते हुए देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। अब आ जाते हैं हम पैसेज पर। वो कहता है 8%, मैंने कहा ना कि की फीचर्स जितने भी हैं पहले की फीचर्स को हम अंडरलाइन करते हैं,
तो पहला की फीचर क्या चीज है आपका? द फर्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड 8% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। वो क्या कहता है? एल्यूमिनियम है। एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एल्यूमिनियम बियरिंग मिनरल्स। वो कहता है हंड्रेड्स हैं, लेकिन एल्यूमिनियम बियरिंग मिनरल्स हैं। कैसे मिनरल्स हैं? बियरिंग मिनरल्स हैं। बेयरिंग मिनरल्स हैं। एंड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ द रॉक्स, मिनरल्स एंड वास्ट क्वांटिटीज, कंजंक्शन को देखना कि वास्ट क्वांटिटीज ऑफ द रॉक्स दैट कंटेन्स देम, यानी कि 8% ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का जो क्रस्ट है उसका 8% वो क्या चीज बताता है? कि वो एल्यूमिनियम है। एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एल्यूमिनियम बियरिंग मिनरल्स, और ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनमें एल्यूमिनियम ऑलरेडी है। यानी कि कहता है कि हंड्रेड्स ऑफ एल्यूमिनियम बियरिंग मिनरल्स, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं, 100 से यानी कि सौयों मिनरल्स हैं जिनके अंदर एल्यूमिनियम है। एंड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ द रॉक्स, और उसमें क्या चीज है? वास्ट क्वांटिटीज ऑफ द रॉक्स भी है, पत्थर भी हैं, यानी कि शिलाएं भी हैं। दैट कंटेन्स देम द बेस्ट एल्यूमिनियम और इज बॉक्साइट। अब यहां पर देखते हैं, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन है, दैट एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट, ठीक है ना। कहता है कि द बेस्ट एल्यूमिनियम और इज बॉक्साइट, डिफाइंड एज एग्जैगरेटेड या डिफाइंड एज एग्जैगरेट्स ऑफ एल्यूमिनस मिनरल्स, मोर और लेस इम्प्योर, मोर और लेस कहता है वो इम्प्योर, इन विच एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट एज हाइड्रेटेड ऑक्साइड। कहता है इन विच एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो है लेकिन कैसा है? एज हाइड्रेटेड ऑक्साइड, ठीक है। बॉक्साइड इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल दोज एल्यूमिनस, और उन सब में कौन सा है? दैट इज बॉक्साइड। Bauxite is the richest of all aluminous rocks that occur in large quantities, and it yields alumina, the intermediate product required for the production of aluminium. Alumina also occurs naturally as the mineral corundum. कहता है एल्यूमिनिया कैसा करता है? इट अकर्स नेचुरली, ये नेचुरली आता है एज द मिनरल करंडम। करंडम क्या मतलब, क्या चीज है? करंडम को बेसिकली अगर हम सकते हैं, इट इज एक्सट्रीमली हार्ड सब्सटेंस, ठीक है नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि ज्योतिषी कई बार आपको पत्थर बताएंगे, जैसे रूबी हो गया, पुखराज हो गया, सफायर वगैरह, ये उसी की कंडीशन का है या उसी की कैटेगरी का है। नेचुरली एज मिनरल्स करंडम, बट करंडम इज नॉट फाउंड। कहता बट ये जितने भी कंजंक्शन है इनको हमेशा फोकस कीजिए। बट करंडम इज नॉट फाउंड इन लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ हाई प्योरिटी। ये करंडम से ना, ठीक है, यानी कि अगर हम कहें जो एक्सट्रीमली हार्ड या क्रिस्टलाइज फॉर्म में जो सब्सटेंसेस हैं वो बहुत नहीं पाए जाते हैं। नॉट फाउंड इन लार्ज डिपॉजिट्स, उनके बहुत डिपॉजिट्स नहीं मिले हैं। एंड देयरफॉर जहां भी आ जाए 10, देयरफॉर, ठीक है, जब भी ऐसा आ जाए कि आपको लिखा मिल जाए 10 देयरफॉर सो, इसका मतलब है ये कंक्लूडिंग पार्ट है, ये कंक्लूजन को शो करता है। देयरफॉर इट इज एन इम्प्रैक्टिकल सोर्स ऑफ मेकिंग एल्यूमिनियम। इसका मतलब जो कोरंडम है वो एल्यूमिनियम या इम्प्रैक्टिकल सोर्स है मेकिंग एल्यूमिनियम का। मोस्ट ऑफ द मैनी अबंडेंट नॉन बॉक्साइड है। जैसे मैंने कहा था आपसे कि कभी कभी हो सकता है ऑप्शन में दिया गया कोई पर्टिकुलर वर्ड आपको वहां पर लिखा है, जैसे अबंडेंट ऑफ नॉन बॉक्साइड एल्यूमिनस। अब ये वही है जो हमें ऑप्शन में सीधा का सीधा लिखा गया है। हम इसको वेरीफाई करेंगे उस समय पर क्वेश्चन से, क्या ये मैच खाता है हमारे आंसर से या नहीं खाता है, या तो ये एलिमिनेट करेगा या फिर उसको वेरीफाई करेगा, ठीक है। मिनरल्स आर सिलिकेट्स, वो कहता है कि द मैनी अबंडेंट नॉन बॉक्साइट aluminous minerals are silicates, and like all silicates minerals they are refractory refractory कहते हैं जिद्दी, यानी कि समथिंग दैट इज बियॉन्ड कंट्रोल, जिनको कुछ ऐसे जो इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते,
ठीक है ना, डिफिकल्ट टू कंट्रोल और डील, जिनके साथ में जिद्दी कह सकते हो, असाध्य, जिसका कोई इलाज ही नहीं है, अड़ियल, ढीठ, उस ऐसे रिफ्रैक्टरी वर्ड का यूज करते हैं, रिफ्रैक्टरी, रेजिस्टेंस टू एनालिसिस एंड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट प्रोसेस, द एल्यूमिनियम सिलिकेट्स आर देयरफॉर जनरली अनसुटेबल। तो कहता है एल्यूमिनियम जो सिलिकेट्स हैं, देयरफॉर, इसलिए दे आर जनरली अनसुटेबल alternatives to the bauxite, unsuitable, suitable नहीं है, unsuitable to the bauxite because considerably more energy is required to extract alumina from them। कारण क्या चीज है, रीजन है कि more energy चाहिए उसके लिए, उसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जब उसको एल्यूमिनिया के रूप में उसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है द पैसेज सप्लाइज इंफॉर्मेशन, जो भी पैसेज के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई हैं, for answering all of the following questions regarding aluminous minerals except कहता what percentage of aluminum in the earth's crust is in the form of bauxite। पहली चीज क्या कहता है वो, एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। जितनी भी सप्लाइड इंफॉर्मेशन है उनमें से कौन सी है जिसके अलावा ये बात करता है। द पैसेज सप्लाइज इंफॉर्मेशन फॉर आंसरिंग, सारी वो इंफॉर्मेशन जो इस पैसेज में दी गई हैं क्वेश्चंस रिगार्डिंग एल्यूमिनस, किसके लिए, एल्यूमिनस मिनरल्स के बारे में सही है, एक्सेप्ट जो एक है जिसमें सही नहीं है। पहले देखते हैं, नीचे से चलते हैं, और एल्यूमिनस हाइड्रेटेड ऑक्साइड फाउंड इन रॉक्स, ये लिखा है which the aluminous is present as hydrated oxide, ठीक है, defined as aggregate of aluminous minerals more or less impure in which aluminous is present। वो कह रहा है कि aluminous कैसा है, वो present है बॉक्साइड के अंदर, बॉक्साइड में present as hydrated oxide, हाइड्रेटेड ऑक्साइड के रूप में वो है। इसका मतलब है ये सही है, क्लियर। इसको भी देखते हैं, डू लार्ज क्वांटिटीज ऑफ बॉक्साइड एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लार्ज बॉक्साइड में उसका क्वांटिटी है, वो कहता है मोस्ट ऑफ द हाई इम्प्योरिटी एंड देयरफॉर इट इज इम्प्रैक्टिकल सोर्स ऑफ मेकिंग एल्यूमिनस, मोस्ट ऑफ द मैनी अबंडेंट नॉन बॉक्साइड एल्यूमिनस, द मिनरल्स आर सिलिकेट एंड सिलिकेट्स आर सिलिकेट मिनरल्स, they are refractory, resistant to analysis and extremely difficult to process. The aluminum silicates are therefore generally unsuitable alternative of the bauxite because considerably more energy required। आते हैं क्वेश्चन पर, डू लार्ज क्वांटिटीज, क्या लार्ज क्वांटिटीज में बॉक्साइट है। बियरिंग मिनरल्स, वो कहता है कि रादर द 100 ऑफ एल्यूमिनस एंड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ द रॉक्स, वास्ट क्वांटिटीज ऑफ द रॉक्स दैट कंटेन्स देम, कहता है 8% तो क्रस्ट का एल्यूमिनियम है एंड देयर आर 100 ऑफ द एल्यूमिनियम बियरिंग मिनरल्स, ऐसे बहुत सारे हैं द वास्ट क्वांटिटीज ऑफ द रॉक्स दैट कंटेन्स देम, द बेस्ट एल्यूमिनियम और इज बॉक्साइट, ठीक है, डिफाइंड एज aggregates of the aluminous minerals more or less impure in such aluminous present as hydrated oxide। bauxite is the richest of all those aluminous rocks। bauxite कैसा है, richest है, इसका मतलब है उसकी क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो क्वांटिटी उसमें है, ये क्वांटिटी उसके अंदर कहता है कि डू लार्ज क्वांटिटी ऑफ बॉक्साइट एग्जिस्ट, यस, क्लियर, और एल्यूमिनियम बेरिंग नॉन बॉक्साइट मिनरल्स प्लेंटीफुल, यस, ठीक है। लेकिन कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनस, ये क्वेश्चन यहां पर देखना पड़ेगा, थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन पहले वाला ही इसका आंसर है। कहता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन सा है, इसका मतलब ये भी गया क्योंकि ये यस हो गए, ये भी यस हो गए। वो कहता है द पैसेज सप्लाई इंफॉर्मेशन फॉर आंसरिंग ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग एल्यूमिनस मिनरल्स एक्सेप्ट, बाकी सब तो हैं, एक नहीं है, कौन सा नहीं है, इसको देखते हैं।
देखिए कहता है व्हाट परसेंटेज, तो उसमें परसेंटेज कितनी लिखी गई है, फर्स्ट लिखी है, वो कहता है 8%। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, कितने 8% लिखी गई है। ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम, इज एल्यूमिनियम। क्वेश्चन पर आते हैं, कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ द एल्यूमिनियम इज इन द अर्थ, यहां तक वो ठीक है, ठीक है ना। व्हाट परसेंटेज ऑफ द एल्यूमिनियम इन द अर्थ क्रस्ट इज इन द फॉर्म, वो कहता है इन द फॉर्म ऑफ बॉक्साइट, ये बॉक्साइट की फॉर्म में नहीं है, बॉक्साइट की फॉर्म में नहीं है, बल्कि वो किसकी फॉर्म में है, वो एल्यूमिनियम की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है वो, ठीक है। 8% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम, किसकी फॉर्म में है, वो एल्यूमिनियम की फॉर्म में है, बॉक्साइट की फॉर्म में नहीं है। एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एल्यूमिनियम बियरिंग मिनरल्स एंड वास्ट क्वांटिटीज रॉक्स, ठीक है। वो कहता है द बेस्ट एल्यूमिनियम इज एल्यूमिनियम और इज बॉक्साइट। ये बात सही है कि एल्यूमिनियम और का जो सबसे बेस्ट है उनमें क्या चीज है, बॉक्साइट है, लेकिन 8% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम नॉट बॉक्साइट, यानी कि 8% बॉक्साइट नहीं है, वो क्या चीज है, एल्यूमिनियम है। इसका मतलब ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि व्हाट परसेंटेज यानी 8% के बारे में बात करता है, ऑफ द एल्यूमिनियम इज इन द अर्थ क्रस्ट, क्रस्ट का कितना है, इन द फॉर्म ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट की फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये एल्यूमिनियम की फॉर्म में है। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, एक्सेप्ट पूछा है इसने। अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ होता तब हमारा आंसर कुछ और हो सकता था, लेकिन क्योंकि इसने एक्सेप्ट पूछा हुआ है तो एक्सेप्ट के लिए ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है, ये नहीं है। क्यों, क्यों आर एल्यूमिनियम बियरिंग नॉन बॉक्साइट मिनरल्स प्लेंटीफुल, सही कह रहा है। डू लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द बॉक्साइट एग्जिस्ट, ठीक है, ये भी सही है। और एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड ऑक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड फाउंड इन रॉक्स, ये भी बात सही है। केवल एक ये सही है कि इसका एक हिस्सा तो सही है, लेकिन जो लास्ट का हिस्सा है वो आंसर से मैच नहीं खाता, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, द ऑथर इंप्लाइज, अब यहां बोलता है ऑथर इंप्लाइज। whenever you see such type of questions, remember always when we say the author implies, it means this question is based on your main argument. किस पर बेस्ड है वो, मेन आर्ग्यूमेंट पर बेस्ड है। क्लियर होगी चीजें। ऑथर दैट corundum would be used to produce aluminium if, अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या, इफ कंडीशन लगा दिया, इफ corundum could be found that is not contaminated by silicates। अभी देख लेते हैं, थोड़ी देर इसको होल्ड पर रखते हैं। अभी थोड़ी देर में corundum could be found, could be found कह रहा है, could be found that is not contaminated by silicate. The author implies that corundum would be used to produce aluminum if the corundum could be found, अगर वो पाया जाता, and that is not contaminated by the silicates। पैसेज को देखते हैं। देखिए ऐसा पैसेज, मान लीजिए कोई साइंस बेस्ड पैसेज है, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड, तो जिसका फील्ड है उसके लिए तो ये बहुत आसान हो जाएगा। बाकी अदर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा टेक्निकली उसको समझने में समस्या आ सकती है। क्वेश्चन था, बट corundum इज नॉट फाउंड, बट corundum इज नॉट फाउंड इन लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ हाई प्योरिटी। एक मिल गया, therefore it is an impractical source of making aluminous, most of and many abundant non-bauxite aluminous minerals are silicates। वो कहता है many abundant non-bauxite aluminum minerals are silicate। इसका मतलब वो कहता है, नोट नहीं कह रहा है, वो कह रहा है many abundant non-bauxite aluminous है वो ऑलरेडी सिलिकेट हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है कि द करंडम कुड बी फाउंड दैट इज नॉट कंटामिनेटेड बाय से, नॉट कंटामिनेटेड बाय द सिलिकेट्स, नहीं भाई वो सिलिकेट्स के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब हो गया ये हमारा आंसर नहीं है। द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनिया कुड बी eliminated as an intermediate step in the manufacturing aluminum. The production of alumina could be eliminated. The production of aluminum could be eliminated as an intermediate step in manufacturing aluminum. इसके बारे में कहीं बात हुई है? Nowhere in the passage it is written that the production of alumina could be eliminated as an intermediate step. इसके बारे में कहीं बात नहीं है, out of context की बात कर रहा है। Next, many large deposits of very high quality corundum were to be discovered. इसको अभी स्टैंड बाई पर रखते हैं। New technologies were to make it possible to convert corundum to a silicate. न्यू टेक्नोलॉजी का कहीं भी कोई मेंशन नहीं हुआ है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। क्लियर हो गया? और द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिना कुड बी एलिमिनेटेड इज इंटरमीडिएट स्टेप, ये भी नहीं हुआ है, इसका मतलब बी भी गया और मेरा डी भी गया। अब कहता है मैनी लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ ए वेरी हाई क्वालिटी करंडम वर टू बी डिस्कवर्ड। बट करंडम इज नॉट फाउंड इन लार्ज डिपॉजिट, ये लार्ज डिपॉजिट में नहीं है, हाई प्योरिटी में, एंड देयरफॉर इट इज इम्प्रैक्टिकल, इसीलिए तो वो इम्प्रैक्टिकल है, सोर्स है मेकिंग ऑफ एल्यूमिनियम। अब वो क्या कहता है, ऑथर्स एम्प्लाइज द करंट, कहता इफ यदि मैनी लार्ज डिपॉजिट्स पाए गए होते हाई क्वालिटी के करंडम के, तो करंडम वर टू बी डिस्कवर्ड, फिर करंडम क्या हो जाता, डिस्कवर्ड हो जाता। ऐसे क्वेश्चन को डील करने का सबसे अच्छा तरीका है जो जो एलिमिनेट हो जाए। अगर मान लीजिए जैसे सी है, हो सकता है मुझे इसका सही आंसर या सही वेरिफिकेशन ना भी मिल रहा हो, लेकिन क्योंकि मेरा डी एलिमिनेट हो गया, मेरा बी एलिमिनेट हो गया, मेरा ए एलिमिनेट हो गया, तब इसका मतलब मेरा आंसर जो बचा वो मेरा सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? एक तो ये, दूसरा वो कहता है कंडीशनल है, इफ पर ध्यान दे। इफ कहता है इफ मैनी लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ वर हाई क्वालिटी करंडम वर टू बी डिस्कवर्ड, करंडम वुड बी यूज टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम, करंडम को क्या कर सकता है, एल्यूमिनियम प्रोड्यूस किया जा सकता है यदि मैनी लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ हाई क्वालिटी करंडम वर टू बी डिस्कवर, अगर वो डिस्कवर हो गए होते तो बना दिया गया होता। और क्यों? क्योंकि उसमें हम देखते हैं वो क्या, देयरफॉर इट इज बट करंडम इज नॉट फाउंड इन लार्ज, नॉट फाउंड इन लार्ज डिपॉजिट्स, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। अगर ये हो गया होता, इसलिए कहा कि देयरफॉर इट इज एन इम्प्रैक्टिकल सोर्स ऑफ मेकिंग एल्यूमिनियम, देयरफॉर यही है कारण, इट इज एन इम्प्रैक्टिकल सोर्स फॉर मेकिंग एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए इम्प्रैक्टिकल सोर्स इसलिए है क्योंकि करंडम जो है वो लार्ज डिपॉजिट्स के रूप में नहीं मिला है। लेकिन यदि, क्वेश्चन देखिए, कहते हैं यदि इफ करंडम वुड बी यूज टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम, करंडम जो है वो एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम बनाने के लिए यूज किया जा सकता, बशर्ते यदि मैनी लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ वेरी हाई क्वालिटी अगर उसको मिल जाए, करंडम के लिए डिस्कवर्ड हो जाए, तो ये किया जा सकता है। तो ये हमारा सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पैसेज, कहता है द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, डिप्लीट का मतलब होता है क्षरण, क्या मतलब होता है इसका, क्षरण होना, डिप्लीशन, क्षरण, धीरे धीरे डिके होना, द डिकेइंग प्रोसेस स्लोली, धीरे धीरे किसी चीज का खत्म होना। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर signed in 1987 by more than 150 nations has attained its short term goal। कैसे अटेंड किया उन्होंने, has attained short term goals। It has decreased
the rate of, it has decreased the rate of increase in amount of most ozone depleting chemicals reaching the atmosphere, जो atmosphere को जा रहे हैं, and has even reduced the atmosphere, has even reduced the atmospheric level of some of them. The projection that ozone layer will substantially recover from ozone depletion by 2050. The projection that the ozone layer will substantially recover from ozone depletion by कदम 2050 तक is based on the assumption that the protocol regulations will be strictly followed, yet there is considerable evidence of violation. फिर भी क्या चीज़ है? There are considerable evidences of violation, particularly in the form of the release of ozone depleting CFCs यानी chlorofluorocarbons, which are commonly used in the जो commonly used कब होते हैं CFCs? Refrigerator, heating and air conditioning industries. These violations reflects, ये जो violation है, these violations reflects industry attitudes. For example, ये exemplary आ गया, मैंने कहा ना किसी पैसेज में 4 चीज होती हैं. Exemplary, in the United States 48% of the respondent in a recent survey of subscribers to air conditioning कितने परसेंट है? 48% to respondents in a recent survey of subscribers to air conditioning, heating and refrigeration use. As industry trade journal said that they did not believe that CFCs damage the ozone layer. Moreover, some in the industry apparently do not want, कहता some in the industry apparently do not want to pay for CFC substitutes which can run 5 times the cost of CFCs. Consequently, a black market in importing illicit CFCs has grown. Estimates of the contrabanded CFC जो प्रतिबंधित हैं CFC trade range from 10,000 to 22,000 tons a year. Within most of the estimates of the contraband, most of the CFCs originating in India and China, CFCs originated in India and China, whose agreements under the protocol still allow them to produce CFCs. In fact, the United States Customs Services reports that CFC is contraband problem second only to illicit drugs. ये किसकी बात करता है? illicit drug. अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर. Which कहता है according to the passage, which of the following best describes the most ozone depleting chemicals in 1996 as compared to those in 1987? पहला क्वेश्चन एकदम फैक्चुअल है, ठीक है. वो कहता है कि which of the following best describes most ozone depleting chemicals 1996 compared to 1987. The Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer, signed 1987 by more than 150 nations, has attained its short-term goals. It has decreased the rate of increase in amounts of most ozone depleting chemicals reaching the atmosphere, has even
has even reduced the atmospheric levels of the some of them, levels of some of them. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है। कभी कभी जो एग्जामिनर है वो आपसे वर्ड से खेल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कभी कभी वर्ड को ट्विस्ट कर देगा और थोड़े वर्ड की वजह से ही पूरे के पूरे आंसर्स को, अगर हमने पैसेज को ठीक से नहीं पढ़ा है तो आंसर्स को डील करने में समस्या पैदा होगी। कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मोस्ट ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स इन 1996 एज कंपेयर टू दोज इन 1987। कहता द लेवल्स ऑफ सच केमिकल्स इन द एटमॉस्फेरिक हैड डिक्रीज्ड, द लेवल्स ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोलता है, द नंबर ऑफ सच केमिकल्स दैट रीच द एटमॉस्फेरिक हैड डिक्लाइंड। अब यहां वो बात कर रहा है द नंबर्स ऑफ। नेक्स्ट देखिए, द अमाउंट ऑफ सच केमिकल्स रिलीज्ड had increased but the amounts that reached the atmosphere had decreased। अब यहाँ किसकी बात कर रहा है वो, द अमाउंट। और नेक्स्ट में उसने लिखा है द रेट ऑफ इंक्रीज, फिर यहाँ लिखा उसने द रेट ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट्स ऑफ सच केमिकल्स रीचिंग द एटमॉस्फेरिक हैड डिक्रीज्ड। अब क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लीजिए। अब सेकंड लाइन अगर हम देखें इसकी पैसेज की, तो सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सब्सटेंस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर साइंड ब्ला ब्ला। कहता है इन अमाउंट्स ऑफ द मोस्ट ओजोन लेयर, क्या लिखा है, इट हैज डिक्रीज्ड द रेट ऑफ इंक्रीज। किसकी बात कर रहा है वो, द रेट ऑफ इंक्रीज। क्लियर हो गया, हैज अटेन्ड इट्स शॉर्ट टर्म गोल्स, इट हैज डिक्रीज द रेट ऑफ इंक्रीज in amounts of most ozone depleting chemicals reaching the atmosphere and even reduce the atmospheric levels of some of them। क्वेश्चंस को देखते हैं दोबारा से। the levels of such chemicals, ठीक है, the number of such chemicals, the amount of such chemicals or the rate of increase in amount of such chemicals। वो कहता है इट हैज डिक्रीज द रेट ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ। तो क्या बात कर रहा है वो, द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट द पैसेज इज अबाउट और द रेट ऑफ इंक्रीज, यानी कि रेट ऑफ इंक्रीज की बात कर रहा है वो, द अमाउंट ऑफ सच केमिकल की बात नहीं कर रहा, द नंबर ऑफ सच। इसका मतलब हो गया फर्स्ट एलिमिनेट, सेकंड एलिमिनेट, थर्ड एलिमिनेट, आंसर इज 4। क्लियर है, द लेवल ऑफ, द नंबर ऑफ, द अमाउंट ऑफ, द रेट ऑफ, एंड द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ इंस्टेड ऑफ द अमाउंट, द नंबर एंड द लेवल ऑफ। So that is this is a question। The passage suggests which of the following about the illicit trade। किसके बारे में बात कर रहा है, illicit trade in CFC। It would cease if manufactured in India and China stopped producing CFCs। Most people who participate in such trade do not believe that CFC deplete the ozone layer। कहता most of the people, अब देखना, most people who participated, it will probably surpass illicit drugs
as the largest contraband problem faced by the United States Customs Services. It will probably surpass the illicit drugs as the largest contraband by the United States Customs Services. It is fostered कहते हैं पालन पोषण करना. इसका मतलब क्या चीज है? किसी चीज का पोषण करना, पालना पोषना उसको. It is fostered by people who do not want to pay the price of CFC substitutes. इस पैसेज में हम देखते हैं इलिसिट ड्रग्स के बारे में बात कहाँ हुई है पहले तो. ठीक है, तो ये इलिसिट ड्रग्स, ये दिखाई कम दे रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन ये दिखा गया है. ये लिखा गया है, सॉरी, इलिसिट ड्रग्स के बारे में. ठीक है ना. इनफैक्ट द यूनाइटेड स्टेट कस्टम सर्विसेज रिपोर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स कस्टम सर्विसेज की एक रिपोर्ट दी गई है. वो कहता है CFC इज द कॉन्ट्राबैंड प्रॉब्लम सेकंड ओनली टू द इलिसिट ड्रग्स. वो कहता है ड्रग्स के बाद में CFC सेकंड नंबर की चीज है. क्लियर हो गया. क्वेश्चन देखते हैं. कहता है मोस्ट पीपल हु पार्टिसिपेट इन सच इट वुड सीज इफ मैन. The passage says the following about the illicit trade in the CFC. Illicit trade CFC में बंद हो जाएगा यदि, it would cease, बंद हो जाएगा यदि manufacturers in India and China stopped producing CFC. इसका मतलब पहली चीज है कि उससे ज्यादा तो CFC प्रोड्यूस करने में US वगैरह आगे हैं, यूरोपियन कंट्रीज आगे हैं. क्लियर है. Some in the industry apparently do not want to pay CFC. Estimates of the, देखिए अब ये क्या लिख रहा है, एक लिख रहा है the estimates of the contraband CFC trade range from 10,000 से 22,000 ton a year within most of the CFC originating in India and China. Whose agreements under the protocol still allow them, जबकि उनको एग्रीमेंट के आधार से उनको अभी भी अलाउ करता है. ठीक है, टू प्रोड्यूस CFCs और CFCs, यानी कि इंडिया और उसके लिए तो अभी भी नहीं. कारण क्या चाहिए कि जो 48% है वो कौन है, रेस्पोंडेंट, वो नेचुरल है, वो US वगैरह में से आते हैं. इसका मतलब हो गया कि एज पर एग्रीमेंट के आधार पर इंडिया और चाइना एज पर एग्रीमेंट ऑफ प्रोटोकॉल, ठीक है ना, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से अभी इंडिया और चाइना तो CFC प्रोड्यूस कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये डेवलपिंग की उस समय पर जब ये देखा गया, ये पैसेज बहुत पुराना है क्योंकि 1996 का है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बोथ द कंट्रीज वर इन डेवलपिंग स्टेज, दैट इज व्हाई दे वर अलाउड बाय द एग्रीमेंट इन प्रोटोकॉल, दे वर स्टिल अलाउड टू प्रोड्यूस CFCs. और तो जो ये हमारा ऑप्शन है जो ये कहता है कि इट वुड सीज इफ मैन्युफैक्चर इन इंडिया, अगर इंडिया और चाइना का मैन्युफैक्चर बंद हो जाए तो वो CFC बंद हो जाएगी. इट वुड सीज, लेकिन नहीं, ये नहीं है, उनको तो ये परमिशन है, वो CFC प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. मोस्ट पीपल हु पार्टिसिपेट इन सच ट्रेड डू नॉट वांट, ये बात कुछ पढ़ी लिखी लिख रही है आपको, लेकिन क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा. सम इन द इंडस्ट्री, कहता है सम, और वहां पर क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन कहता है मोस्ट. मोस्ट का मतलब है ये किसकी तरफ जाता है, ये जाता है आपका एक्सट्रीम की तरफ, और एक्सट्रीम जो भी होगा वो हमेशा एलिमिनेट हो जाएगा. एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, आपको एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, इट विल प्रोबेबली सरपास इलिसिट ड्रग्स. इट विल प्रोबेबली, शायद प्रोबेबली
surpass illicit drugs as the largest contraband problem faced by the United States Customs Service? Probably नहीं, उसने साफ लिखा ये है. ठीक है, वो उसने लिखा है कि इनफैक्ट मीन्स वास्तव में द यूनाइटेड स्टेट कस्टम सर्विसेज रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट दैट सीएफसी इज ए कॉन्ट्राबैंडेड प्रॉब्लम सेकेंडरी. अब वो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इट विल प्रोबेबली नहीं, इट इज. ठीक है, जो रिपोर्ट है एज पर रिपोर्ट ये इलिसिट ड्रग्स जो हैं दैट इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्राबैंड प्रॉब्लम. एंड और उसके बाद दूसरा क्या है? द सेकंड वन इज सीएफसी. ड्रग्स क्या है? तो यानी कि फर्स्ट पर कौन है? दैट इज ड्रग. इलिसिट ड्रग्स. और दूसरा नंबर पर वहां पर कौन है? सीएफसीज. ठीक है, तो रिपोर्ट तो इस बात करते हैं, वो इज की बात कर रहा है, प्रोबेबली की बात ही नहीं कर रहा है. ये खत्म हो गया. फिर हमारा आंसर क्या बचा? डी. इट इज फोस्टर्ड बाय द पीपल हु डू नॉट वांट टू पे द प्राइस ऑफ द सीएफसी सब्स्टिट्यूट्स. क्लियर है? हु इसका मतलब क्या चीज है? एज पर इस क्वेश्चन का अगर देखा जाए, बेसिकली एज पर दिस क्वेश्चन व्हाट द एग्जामिनर इज डिमांडिंग फॉर टू इन्फर. ये क्वेश्चन किसकी बात करता है? इन्फ्रेंस. किसकी बात कर रहा है? ये इन्फ्रेंस की बात कर रहा है, इन्फर करने की बात कर रहा है. और इन्फर यही आता है कि हु डू नॉट वांट टू पे द प्राइस ऑफ द सीएफसी सब्स्टिट्यूट्स बाय द पीपल हु डू नॉट वांट टू, यानी कि जो उसको फोस्टर कर रहे हैं वो उसका प्राइस नहीं पे करना चाहते, बिकॉज दे आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दैट. तो दैट इज वाई दिस कैन नॉट बी योर आंसर. Next passage is read this passage carefully. Some extent this passage is a bit difficult rather than previous one. देखिए, when we say तोक्विल बेसिकली क्या चीज है? एक नेम है, इसका कोई मतलब नहीं है, नेम है. और ये कौन है? ये फ्रेंच फिलोसोफर थे. कौन है ये? ये फ्रेंच फिलोसोफर हैं. अपेरेंटली वाज रॉन्ग, ये भी नाम है. जॉक्सन अमेरिकन वाज नॉट अफ्लूड. एग्लिटेरियन सोसाइटी वर इंडिविजुअल egalitarian society where individual wealth and poverty were ephemeral conditions, at least so argues E. Pazin in his iconoclastic study of the very rich in the United States between 1825 to 1815. Pazin does present a quantity of example together with some of refreshing intelligible statistics to establish the existence of an inordinately wealthy class, though active in commerce or the professions. Most of the wealthy were not self-made but had inherited family fortunes. In no sense mercurial, these great fortunes survived by the financial panics that destroyed lesser ones. Indeed, in several cities, the wealthiest 1% constantly increased its share until by 1850
it owned half of the community's wealth. Although these observations are true, although these observations are true, Pageant's observations their importance by concluding from them that the undoubted progress towards quality in the late 18th century continued in the Jacksonian period, and that the United States was the class ridden. और United States कैसा है? In that condition, the state was a class ridden. ठीक है, plutocratic society even before the industrialization. अब इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है उनको देख लेते हैं. फ्लूइड समझते हो, आपको क्या बोलते हैं इसको? लिक्विड बोलते हैं. इग्लिटेरियन का मतलब होता है सोसाइटी ऑफ इक्वल राइट्स. इग्लिटेरियन का मतलब क्या चीज होता है? हिंदी में समझ लीजिए समानतावादी सोसाइटी या समाज. ठीक है, ए सोसाइटी ऑफ इक्वल राइट्स, दैट इज कॉल्ड. नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज इम्फेरल. इफेमरल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, अल्पकालिक. इफेमरल का मतलब क्या चीज है? अल्पकालिक, जो थोड़े समय के लिए हो. दैट रन्स फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, जो थोड़े समय के लिए काम करता है उसके लिए इसका यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड आइक्नोक्लास्टिक. आइक्नोक्लास्टिक का मतलब होता है, आइक्नोक्लास्ट मीन्स टू क्रिटिसाइज. टू क्रिटिसाइज समथिंग, क्लियर, किसी का या समथिंग वेरी क्रिटिकल. आइक्नोक्लास्टिक मीन्स क्रिटिकल, ये क्रिटिसाइजिंग या रूढ़ियों को बदलने वाला. इसको ले द पर्सन हु कैन चेंज द रिचुअल्स, जो रूढ़ियों को बदल दे, ट्रेडिशंस को बदल दे, उसके लिए भी बोलते हैं. इनऑर्डिनेटली का मतलब होता है अत्यधिक, मच. ठीक है, इनऑर्डिनेटली मतलब अत्यधिक या मच. क्वेश्चन देखते हैं इसका, फिर आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पेजेंट इंडिकेट्स दैट all of the following were true of the very wealthy in the United States between 1825 and 1850 except. इसमें भी except दिया गया है, तो except को थोड़ा सा ध्यान देंगे. According to the passage, Pageant indicates that all of the following were true of the very wealthy in the United States. जो भी wealthy थे United States में between 1825 से लेकर 1850 के बाद, 1825 से लेकर 1850 के बीच में, दे फॉर्म्ड ए डिस्ट्रिक्ट अपर क्लास. कहीं भी लिखा गया है कि दे फॉर्म्ड ए डिस्ट्रिक्ट अपर क्लास. डिस्ट्रिक्ट अपर क्लास के बारे में अभी इसको स्टैंड बाई में रख लेते हैं. मैनी ऑफ देम वर एबल टू इंक्रीज देयर होल्डिंग्स. Many of them were able to increase their holdings. Some of them worked as professionals or in businesses. Most of them accumulated their own fortunes. Read the question first. According to the passage के अनुसार Pageant indicates, Pageant ने किस चीज के इंडिकेट्स किया है? दैट ऑल ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रू, बाकी सब सही हैं, ऑफ द वेरी वेल्दी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जो यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में सब वेल्दी थे, धनवान थे, 1825 से लेके 1850 के बीच. तोक्विल अपेरेंटली वाज रॉन्ग. तोक्विल रॉन्ग था. जैक्सनियन अमेरिकन वाज नॉट ए फ्लूइड. जैक्सनियन अमेरिकन ए फ्लूइड नहीं था. एग्लिटेरियन सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल वेल्थ एंड पुवर्टी वर कैसे थे? इफेमेरल थे. इफेमेरल में मतलब अल्पकालिक थे.
अल्पकालिक थे, शॉर्ट टर्म के लिए कंडीशंस. एटलीस्ट सो आर्ग्यूज ई पैशन इन हिज एक्लोस्टिक स्टडी ऑफ द वेरी रिच इन द यूनाइटेड स्टेट बिटवीन इट है. इसलिए पैसन ने अपना क्रिटिसाइज करते हुए उसके वेल्दी अप्रोच को क्रिटिसाइज करते हैं 1825 से लेकर 1850 के बीच. पैसन डज प्रेजेंट ए क्वांटिटिव ऑफ एग्जाम्पल, बहुत सारे क्वांटिटिव एग्जाम्पल देता है टुगेदर विद सम ऑफ द रिफ्रेशिंग इंटेलिजिबल स्टैटिक्स, और बहुत इंटेलिजिबल स्टैटिक्स उसने प्रोवाइड कराए, डाटा प्रोवाइड कराया है टू स्टैब्लिश, और ये स्टैब्लिश करने के लिए उसने प्रोवाइड कराया है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनऑर्डिनेटली वेल्दी क्लास, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनऑर्डिनेटली वेल्दी क्लास. इनऑर्डिनेटली का मैंने आपको बताया था कि जो मच ग्रेटर देन यूजुअल, यानी अत्यधिक, ठीक है. एस्टैब्लिश एग्जिस्टेंस ऑफ इनऑर्डिनेटली वेल्दी क्लास. दो एक्टिव इन कॉमर्स, कहता है दो एक्टिव इन कॉमर्स और इन प्रोफेशन, most of the wealthy were not self-made but had inherited family fortunes. कहाँ से मिला उनको? inherited से मिला. In no sense mercurial, these great fortunes survived the financial panic and that destroyed lesser ones. देखिए कहता है एक्सेप्ट वेल्दी यूनाइटेड स्टेट के बारे में 1850 क्या कहता है? एक्सेप्ट दे फॉर्म्ड ए डिस्ट्रिक्ट अपर क्लास. बिल्कुल सही है, ये हुआ है. क्यों? क्योंकि उसने मेंशन किया है इस चीज को. टू इस्टेब्लिश उसने लिखा है टू इस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ इनऑर्डिनेटली वेल्दी क्लास. और जो इनऑर्डिनेटली वेल्दी, जो अत्यधिक वेल्दी क्लास है, उसको आप क्या कहते हो? उसी को हमारे यहाँ क्या बोल देते हैं? अपर क्लास. बात वो वही कह रहा है, भाव वही है, एसेंस वही है. एसेंस इट मीन्स द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू बी चेंज. इट मीन्स यू हैव टू इन्फर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन. अपने जो इन्फॉर्मेशन आपने दी गई हैं उसी से आपको इन्फर करना है. इसीलिए द वेल्दी क्लास का मतलब क्या चीज है? अपर क्लास. और क्वेश्चन को देखिए वो क्या कहता है? दे फॉर्म्ड अ डिस्टिंक्ट अपर क्लास. तो इसको हम क्या कह सकते हैं? वेल्दी क्लास, इनऑर्डिनेट वेल्दी क्लास. इसका मतलब इनऑर्डिनेट क्लास है या अपर क्लास का, वो बात सही में. इसका मतलब एक्सेप्ट नहीं होगा, ये ऑलरेडी मौजूद है. मैनी ऑफ देम वर एबल टू इंक्रीज देयर होल्डिंग्स. क्या बहुत सारों ने अपने होल्डिंग्स को बढ़ाया है? ठीक, ये बात सही है. सम ऑफ देम वर्कड एज प्रोफेशनल. कुछ ने वर्क प्रोफेशनल किया है और कुछ ने बिजनेस किया है. ये भी आपने मेंशन है आपका कि दो एक्टिव इन कॉमर्स, ये रहा कॉमर्स, एंड प्रोफेशंस. ठीक है. मोस्ट ऑफ देम वेल्दी वर नॉट सेल्फ मेड बट दे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी. क्लियर है? तो दो दे वर एक्टिव इन कॉमर्स एंड प्रोफेशन. दोबारा देख लिए. सम ऑफ देम वर्कड एज प्रोफेशनल एंड बिजनेसेस. बात तो वही है. क्लियर? इसका मतलब ये भी स्टैंड करता है. नेक्स्ट क्या? मोस्ट ऑफ देम एक्यूमुलेटेड देयर ओन फॉर्च्यून. ये वाली बात मेंशन नहीं है. क्लियर हो गया? वो कहता है एक्सेप्ट. एक्सेप्ट क्या? कि मोस्ट ऑफ देम, वर्ड यूज कीजिए, मोस्ट ऑफ देम एक्यूमुलेटेड देयर ओन फॉर्च्यून. ठीक, इसमें एक जगह वर्ड लिखा होगा टू एस्टेब्लिश. देखिए इसको क्लास, इसको ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा. ये क्या लिखा है उसने? मोस्ट ऑफ
the wealthy were not self-made but had inherited family fortunes. कैसा मिला? इनहेरिटेड मिला, यानी कि परिवार से मिला उनको. इसका मतलब दे हैव नॉट एक्यूमुलेटेड, दे गॉट फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स, दे गॉट फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स. कहता मोस्ट ऑफ देम एक्यूमुलेटेड देयर ओन फॉर्चून, उनको जो फॉर्चून मिला था दे डिड नॉट एक्यूमुलेटेड, ये वर्ड नहीं लिखा है, बल्कि वो कैसा था, वो इनहेरिट था, इनहेरिटेंस से था. इसको मतलब सक्सेशन से मिला उनको. उनको कैसे मिला है? उनको सक्सेशन से मिला, उनको उत्तराधिकार से मिला, उनको उत्तराधिकार से मिला है. उन्होंने एक्यूमुलेट नहीं किया है. एक्यूमुलेट का मतलब है टू कलेक्ट समथिंग, टू गैदर समथिंग, ये वहां से नहीं मिला है. इसका मतलब क्या चीज है? और वो यही कह रहा है एक्सेप्ट. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बार बार? वो कह रहा है एक्सेप्ट. एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट में यही है, एक्यूमुलेशन की बात कहीं भी नहीं की गई है, इसलिए ये मेरा आंसर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये मेरा आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए. कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज पेजेंट इंडिकेट्स दैट ऑल ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रू ऑफ द वेरी वेल्दी इन द यूनाइटेड स्टेट्स बिटवीन 18. ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है, इसको हम दोबारा नहीं करेंगे. ये है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट स्टेट्स द ऑथर्स मेन पॉइंट. इसका मतलब है मेन पॉइंट का मतलब क्या हो गया? दैट इज रिलेटेड टू मेन आर्ग्यूमेंट. ये मेन आर्गुमेंट से संबंधित क्वेश्चन है. क्लियर हो गया? क्योंकि एथर का क्या पूछा हुआ उसने? मेन पॉइंट पूछा हुआ है. जब भी वो आपसे कहता है क्रक्स बताइए, क्या पूछे? या तो वो पूछता है एसेंस, या पूछ लेता है आपसे क्रक्स, ठीक है, या पूछता है आपका मेन पॉइंट. मेन पॉइंट, एसेंस, क्रक्स, ये सब एक ही बात कर रहा होता है. क्लियर हो गया? तो उम्मीद है कि ये तुम्हें अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा. कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट स्टेट्स द ऑथर्स मेन पॉइंट. पेजेंस स्टडी हैज ओवरटर्न्ड द प्रीवियस, स्टडी हैज ओवरटर्न्ड द प्रीवियस. ओवरटर्न क्या है? द प्रीवियस एस्टैब्लिश्ड व्यू ऑफ द सोशल, व्यू ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. जो भी सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी अमेरिका में, क्या पीजन ने वो किया है? देखते हैं, बिल्कुल वो किया है उसने. देखिए, कहता है ई पेशन in his iconoclastic study of the very rich in the United States between 1825 to 1850, Peasant does present a quantity of example together with some of refreshing intelligible statistics to establish the existence of inordinately wealthy class. ठीक है? Though active in commerce of the profession, most of the wealthy were not self-made but had inherited families' fortunes. In no sense mercurial, these great fortunes survived the financial panic that destroyed lesser one. Indeed, in several cities, the wealthiest ones 1% constantly increased its share until by 1850 it owned half of the community's wealth. Although these observations are true, Peasants overestimates their importance by concluding from them that the undoubted progress towards quantity in the late 18th century continued in the Jackson's period, and that the United States was a class-ridden
प्लूटोक्रेटिक सोसाइटी, बहुलतावादी, इसको क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेटिक को बहुलतावादी सोसाइटी इवन बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। Peasant study has overturned the preview, established view of the social and economic structure of the early 19th century America। ये भी क्लियर नहीं हो रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रखते हैं। Peasant challenges the view of the social and economic system in the United States from 1825 to 1850, but he draws conclusion that are incorrect। But ये बात तो सही है कि उसने चैलेंज किया, ठीक है ना, पर कहता है ऑल्दो दीज ऑब्जर्वेशन, ये रहे ना, ऑल्दो दीज ऑब्जर्वेशंस आर ट्रू, पेशेंट ओवर एस्टिमेट्स, उसने ओवर एस्टिमेट्स भी किया देयर कम्युनिटीज वेल्थ, लेकिन उसने ये बात सही है ऑब्जर्वेशन में कि जो भी उसने कंक्लूड करने की कोशिश की उसमें उस वेल्दी लोगों का, उस क्लास का उन्होंने पेशेंट ने ओवर एस्टिमेट कर लिया उनकी इंपॉर्टेंस को, किसके? जो अपर क्लास हो रही थी, या हम कहें कि एन इनऑर्डरली वेल्दी क्लास जो था उसको उसने ओवर एस्टिमेट कर लिया। ठीक है, तो बट ही ड्रॉज कंक्लूजन दैट आर इनकरेक्ट, ये बात सही है कि वो उसके जो कंक्लूजन्स हैं वो इनकरेक्ट हैं। सी देखते हैं, पेशेंस स्टडी इज वैल्यूएबल primarily because it shows the continuity of the social system in the United States throughout the 19th century। Valuable primarily because it shows the continuity of the, ये continuity की बात नहीं कर रहा है, ये एनालिसिस कर रहा है वेल्दी का कि वो उनका जो फॉर्चून है वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से आया या कैसे आया, उनका जो ग्रोथ है वो उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट कहता है द सोशल पैटर्न्स एंड पॉलिटिकल पावर्स, सोशल पैटर्न्स एंड पॉलिटिकल पावर्स ऑफ द एक्सट्रीमली वेल्दी इन द यूनाइटेड स्टेट बिटवीन 1825 एंड 1850 आर वेल डॉक्यूमेंटेड। वेल डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है क्योंकि पहली बार पेजन ने ही उसको जो स्टैटिक वेल फिगर से देने की कोशिश की है, ठीक है ना। ये का रिफ्रेशिंग इंटेलिजिबल स्टैटिक्स जो दिया है पहली बार पेजन ने दिया है, उसने नहीं दिया है, बाकी पहले से मौजूद नहीं था। इसका मतलब ये भी मेरा गया। पेजेंट स्टडीज वैल्यूएबल प्राइमरली बिकॉज इट शोज द कंटिन्यूटी ऑफ द सोशल सिस्टम इन यूनाइटेड स्टेट थ्रू आउट द 19th सेंचुरी। थ्रू आउट तो वैसे भी ये बात नहीं कर रहा है ये, इसका मतलब है आपका सी भी गया। कहता है पेजेंट स्टडी हैज ओवरटर्न नहीं किया, उसको चैलेंज किया था लेकिन ओवरटर्न नहीं किया, तो ये तो नहीं हुआ, इसका मतलब है ये भी नहीं है। फिर आपका आंसर क्या हो गया? दैट इज बी आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये आज के जो पैसेज थे ये रादर डिफिकल्ट थे, इनके ऑप्शंस भी डिफिकल्ट थे, हमने इनको आज एनालाइज किया है और मुझे उम्मीद है कि आज आप सबको पसंद आया होगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट इसका कुछ डिफ़िकल्टी लेवल और कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट से जुड़े हुए कुछ पर्टिकुलर पैसेज को हम डील करेंगे, जो एक एक जैसे एज्यूम्पशन से रिलेटेड, इन्फ्रेंस से संबंधित हो गया, ठीक इस ढंग से कंक्लूडिंग रिमार्क से संबंधित होगा, एक एक छोटे छोटे कुछ पैसेज ऐसे डील करेंगे। उम्मीद है ये आपको पसंद आएंगे। ये आपको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपको ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें आपके सामने लाते रहेंगे।